हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 पढ़ेंगे। जिन भी लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 नहीं पढ़ा है वो प्लीज पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो का लिंक लेकर पहले वो वीडियो देख लें, जिससे उन्हें कंसेप्ट समझ में आ जाए और उसके बाद यहाँ से फिर स्टार्ट करें। नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था, हमने इंजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, अंतर्ग्रहण के बारे में पढ़ा था। यानी कि वहां हमने माउथ में, बकल कैविटी में टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग, इनके फंक्शंस और एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा था, जहां से एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चंस पूछ लेता है। पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे इस इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जब बकल कैविटी से भोजन अंदर की तरफ आया तो ईसोफेगस से विद द पेरिस्टालिक मूवमेंट यानी कि सरकता हुआ वो बॉलस राइट कहां पर आया? अमाशय में यानी कि स्टमक में आया। अब स्टमक के बारे में पढ़ना है, फिर स्टमक से काइम में वो बॉलस काइम में परिवर्तित होके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एंटर कर जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और डाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन्स में इन द फॉर्म ऑफ फीसेस इट विल कलेक्ट इन द रेक्टम एंड थ्रू एनस वो एक्सक्रीट हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस में हम समझ रहे हैं कि डाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से चल रही है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डाइजेशन के 5 स्टेप्स होते हैं, इंजेशन उसका पहला स्टेप होता है। तो चलिए अब दूसरे स्टेप से स्टार्ट करते हैं, दैट इज डाइजेशन। जहां डाइजेशन के बारे में बात हो रही है तो डाइजेशन कहां पे हो रहा है? अब सेकंड स्टेप पे स्टमक। आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी, बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग मैं आपको एग्जामिनर से पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन बता देती हूँ कि स्टमक की कैसी शेप होती है। तो आप यहाँ पे एक बार सोचिए कि कैसी शेप बताएंगे। आप बताएंगे जे शेप है, तो इट इज अ जे लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जे फॉर जैम आपने पढ़ा होगा, जे लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर हम स्टमक के बारे में उसके फंक्शंस या बाकी चीजें पढ़े तो कह रहा है जे शेप्ड मस्कुलर बैग दैट स्टोर्स द फूड। जो भी हमने खाना खाया है 3 से 4 घंटे वो कहाँ रहेगा? स्टमक में रहेगा, यानी कि अमाशय में रहेगा। हिंदी में हम उसे अमाशय या उदर बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, इट मिक्सेस द डाइजेस्टिव जूसेस और गैस्ट्रिक जूसेस। अब होता क्या है, अमाशय में भोजन जाने के बाद जठर रस से मिल जाता है। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि ग्लैंड्स में से निकलेगा रस यानी कि जूस और जूसेस में पाए जाएंगे एंजाइम्स। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूं डाइजेशन में स्टमक की, अमाशय की, तो अमाशय से जो जूस निकलेगा वो जूस कौन सा है? आप आंसर देंगे गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। ठीक है, और अगर मैं आपसे कह रही हूं कि जठर रस में कौन से एंजाइम हैं, तो सबसे पहले एग्जाम में आने वाले बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन सुन लीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि जठर रस में कौन से 2 एंजाइम हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर देना है। एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। एक पेप्सिन और एक रेनिन। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि आप जब भी यूजुअली साइंस में, बायोलॉजी में ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं जिनके लास्ट में इन आता है, वो अक्सर प्रोटीन होते हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन। और एंजाइम्स एक तरीके के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब पेप्सिन क्या काम करता है और रेनिन क्या काम करता है? तो बहुत इजी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। जो भी भोजन हमने खाया उसमें प्रोटीन जो था, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो किसका काम है? तो आप बताएंगे पेप्सिन का। दोबारा सुन लीजिए, पेप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पेप्टोन्स। ठीक है, रेनिन क्या काम करता है? तो याद रखेंगे रेनिन दूध को पचाने का काम करता है। दूध में ऐसा क्या होता है? तो दूध में कैसिनोजिन होता है। ठीक है, तो कैसिन बोलते हैं हम, कैसिनोजिन भी बोलते हैं। कैसिन को पचाने का काम कौन करता है? रेनिन करता है। ठीक है,
अक्सर आपको पता होगा कि देखो दूध, सभी जानते हैं कि दूध का रंग सफेद होता है, किसकी वजह से होता है? कैसिन की वजह से होता है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ ले कि दूध का रंग सफेद किस वजह से होता है, तो आप आंसर देंगे कैसिन की वजह से। और अगर पूछ ले कि गाय के दूध का रंग हल्का पीले रंग का क्यों होता है, राइट, तो आप आंसर देंगे कैरोटीन की वजह से। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं इसे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जठर रस में क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि हमारे आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे रहता है और ये HCl भी होता है, तो HCl क्या हमें नुकसान नहीं पहुंचाता? नहीं। HCl क्या काम करता है? हमारे एंजाइम्स को स्टिमुलेट यानी कि एक्टिवेट कर देता है, काम करने के लिए उन्हें एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, इसका pH वैल्यू जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री लैब में किसी HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज कर रहे हैं, तो उसका pH वैल्यू में भी अलग हो सकता है, लेकिन जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे आमाशय में मौजूद है उसका pH वैल्यू यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन 1.5 से लेकर 2.5 हो सकता है। पर्सन टू पर्सन ये pH वैल्यू क्यों वेरी करता है? क्योंकि सभी अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, सभी में अलग मैकेनिज्म सबका एक है, लेकिन डाइजेशन या खाना पीना सबकी हेरिडिटी, एनवायरनमेंट अलग होता है, इसीलिए ये वैल्यू भी क्या करेगी? वेरी करेगी। एक नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताई है 1.5 से लेके 2.5 हो सकता है। अगर आप कभी मान लीजिए कई बार किसी पार्टी में, किसी ओकेजन में आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हो, तो ओवर ईटिंग करने की वजह से हो सकता है कई बार आपको एसिडिटी फील हो, राइट, तो HCl क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाता है। उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आप अक्सर लोगों को देखते हैं कि इनो पीते हैं, जिसमें आप इनो की बात करेंगे तो इनो की जगह आप साथ साथ, हो सकता है इनो अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप वहां पे बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों वो मैं आपको आगे बताती हूँ, जरा देखिए एक बार, पहले इसे फिनिश कर लेते हैं। यहां हमने पढ़ा कि फूड फाउंड इन द स्टमक इज कॉल्ड काइम। अक्सर पूछ लिया जाता है, राइट, क्या क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि आमाशय में, स्टमक में पाए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों में ही इसे क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्टमक को एक बार और अच्छे से इस पिक्चर के थ्रू मैं और क्लियर करना चाहूंगी कि HCl ने क्या किया। देखिए, जो हमने भोजन इंजेस्ट किया और हमारी सलाइवा में टाइलिन ने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया और लाइसोसोम एंटीबैक्टीरियल था, उसने बैक्टीरियाज को किल कर दिया, जर्म्स को किल कर दिया, लेकिन फिर भी अगर कोई भी बैक्टीरिया फिर भी बच के आ गया हो तो उसको कौन किल कर देगा? जो हमारे आमाशय में एसिड है जिसकी अभी हमने बात की, HCl, दैट किल्स ऑफ एनी इन्वेडिंग बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, दूसरी चीज मैंने कहा एंजाइम्स के ब्रेकडाउन में, जैसे प्रोटीन्स और लिपिड्स यानी कि फैट्स, वसा, वसीय अम्ल जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको भी क्या करेगा? ब्रेकडाउन करेगा। दूसरा, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग। अब आपको लग रहा होगा कि अम्ल क्या होगा? हमारे आमाशय की दीवारों को यानी कि उसकी बाउंड्रीज को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाता? तो बहुत जरूरी है आपके लिए, सबके लिए जानना। यहाँ पे एक आउटर लाइन हमारे पास जो ग्लैंड है वो श्लेष्मा ग्रंथि है, श्लेष्मा ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में हम म्यूकस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है? उसके एसिडिक प्रभाव को न्यूट्रलाइज करती है। ठीक है, सो दैट प्रोटेक्ट्स आवर स्टमक लाइनिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थर्ड और फोर्थ स्टेप की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन की। जहां एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन की बात आ रही है वहां स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहले नाम आएगा। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि पाचन प्रक्रिया कहां पर पूरी होती है तो आप बताएंगे छोटी आंत में पूरी होती है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि छोटी आंत पहले होती है, बड़ी आंत बाद में होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि पाचन प्रक्रिया पूरी कहां पर होगी? छोटी आंत में होगी। देखिए कैसे, अगर इसको समझें और अच्छे तरीके से, तो जहां हमने बकल कैविटी से भोजन अंदर आना हमारे शुरू हुआ था और यहां आमाशय से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से यहां तक यानी कि एनस तक, गुदा तक अगर कहें तो इसे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नलिका कहा जाता है। अब अक्सर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आहार नलिका की लंबाई क्या होती है?
तो आप कभी सोचिए कि क्या आपने सोचा है आहार नलिका की लंबाई क्या होती है हमारे मुख गुहा से शुरू होकर गुदा तक? तो ये लगभग 9 मीटर की होती है, 30 फीट की होती है। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये फीट पूछे तो 30 फीट और मीटर में पूछे तो आप बताएंगे 9 मीटर होती है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामिनर ने पूछे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई क्या होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। ठीक है, कितनी बताएंगे आप? 7 मीटर बताएंगे। आपको हमेशा वो वैल्यू लिखना है जो एनसीईआरटी में होता है, और अगर फीट की बात करें तो लगभग 22 फीट कह सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को समझ लेते हैं कि है क्या। काइम इज नाउ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो जो अमाशय से काइम बन गया था बोलस, वो कहाँ आ गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में द लिवर इन द पैंक्रियाज हेल्प स्मॉल इंटेस्टाइन टू मैक्सिमम ऑब्जर्व करने के लिए। हमारी सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि लिवर, ठीक है, और पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय क्या करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेशन की प्रक्रिया को पूरी करने में, एब्जॉर्ब करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज ब्रेक डाउन इनटू 3 पार्ट्स। अब एग्जामिनर हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, देखिए जरा ध्यान से, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से तीनों में से कौन सा एक स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग नहीं है या पार्ट नहीं है। तो आप ये तभी बता पाएंगे जब आपको उसके तीनों नाम पता होंगे। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे आप डायग्राम में भी समझ सकते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जितना रेड ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, राइट, बहुत ही कंजस्टेड है, लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कवर्ड है, राइट। अब हम इसके वो 3 नाम जरा एक बार जान ले। तो तीनों नामों में से पहला है डियोडेनम, दूसरा है जेजुनम, और उसके अलावा लास्ट है ईलम। ठीक है, डियोडेनम, जेजुनम और ईलम। अब देखिए, अगर एसएससी सीजीएल लेवल की या फिर आरआरबी की बात कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कोई साइंस से रिलेटेड जो पीएमटी के या जीएनएम एएनएम के एग्जाम्स होते हैं, उनमें इसके डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस या कोई जनरल एग्जाम्स, उनमें आपसे सिर्फ इनके नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि डियोडेनम, जेजुनम और इलम के नाम आपको पता होने चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआती हिस्सा जो होता है, जो अमाशय से, स्टमक से मिला होता है, वो डियोडेनम कहलाता है। उसके बाद जेजुनम, और लास्ट हिस्सा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन से मिलता है उसे ईलम कहते हैं, राइट। अब देखिए, जहां स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है और हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, वहां आप इसे ध्यान से देखिए, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। यस, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इसका पूरा नाम है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या है ये एक अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? अवशेषी अंग क्या होता है? जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, जो हमारे शरीर में इस वक्त क्या है? निष्क्रिय है। ठीक है, पहले कभी इट यूज्ड टू डू फंक्शन, बट नाउअडेज इट इज नॉट एक्टिव, राइट। तो ये क्या हो गया? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो हमें कैसे मिला है? हमें पूर्वजों से मिला है। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन हुआ, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद करना है, दैट इज विलाय। अब आप सोचेंगे कि मैम ये विलाय क्या होता है? हिंदी में विली भी बोल सकते हैं, विलाय भी बोलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, उंगली नुमा स्ट्रक्चर हैं, बहुत ही महीन होते हैं, बहुत ही माइक्रो होते हैं, बट ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिससे आपको समझाया जा सके। ठीक है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं? देखिए, दे आर माइन्यूट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द इनर म्यूकस कोट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बिल्कुल अंदर की ओर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनकी वजह से हमारा डाइजेस्टेड फूड, पचा हुआ भोजन हमारे रक्त में घुल जाता है, मिल जाता है, एसिमिलेट हो पाता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैंक्रियास की बात करेंगे जी। पैंक्रियास क्या होता है? आप इसे अग्नाशय कहेंगे। क्या बोलेंगे? अग्नाशय।
देखिए, पैंक्रियाज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के भी पूछे जाते हैं कि अग्नाशय कैसी ग्रंथि है। अब इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में ग्रंथियां कितने प्रकार की हैं। तो आप आंसर देंगे कि कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियां, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और पैंक्रियाज कैसी ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के फंक्शन करती है, इसीलिए हम इसे मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इज दैट क्लियर? पहली चीज तो हमने ये सीखी। अब दूसरी चीज क्या सीखनी है, देखिए कि पैंक्रियाज इज क्लोजली एसोसिएटेड विद डिओडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी अभी हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआत वाला आगे वाला हिस्सा क्या होता है, डिओडेनम होता है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि डिओडेनम से क्या जुड़ा हुआ है, तो आप बताएंगे पैंक्रियाज जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और क्लियर इस इमेज के थ्रू करना चाहूंगी। ये जे लाइक स्ट्रक्चर हमारा अमाशय था, ठीक है, जहां भोजन 4 से 5 घंटे रहा। जठर रस ने, पेप्सिन रेनिन ने अपनी प्रक्रिया की, बोलस को यानी कि भोजन को काइम के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब यहाँ पे जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, उससे पहले ये जो आप वॉयलेट कलर का देख रहे हैं, ये पैंक्रियाज है। ठीक है, अब पैंक्रियाज को लैंगरहैंस की द्वीपिका भी बोलते हैं जी। इसमें सेल्स होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, और अगर किसी के शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनना बंद हो जाए तो उसे कौन सा रोग हो जाएगा। तो आप जानते होंगे अक्सर ये बीमारी बहुत कॉमन है आजकल, तो क्या बताएंगे, मधुमेह यानी कि डायबिटीज। ठीक है, इंसुलिन ऐसा क्या करता है जो इसकी कमी से डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। दैट मीन्स इंसुलिन मेंटेन्स द शुगर लेवल इन आवर ब्लड, राइट। तो इंसुलिन का काम आपको समझ में आ गया। अब बच्चों ने इंसुलिन और डायबिटीज 2 वर्ड याद कर लिए। इंसुलिन क्वेश्चन में लिखा हो तो आंसर में डायबिटीज, और क्वेश्चन में डायबिटीज हो तो आंसर में इंसुलिन। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मधुमेह का व्यक्ति यानी कि मधुमेह का रोगी व्यक्ति अक्सर बहुत बार ज्यादा पानी पीता है शरीर में, क्या कम करने के लिए। तो ऑप्शन लिखा था इंसुलिन कम करने के लिए, ग्लूकोज कम करने के लिए, या क्या कम करने के लिए, शुगर कम करने के लिए। तो बच्चों ने गलती से जल्दबाजी में इंसुलिन पे टिक कर दिया, जो कि गलत हो गया। ज्यादा पानी किस लिए पी रहे हैं, शुगर को कम करने के लिए। ठीक है, दूसरा देखिए, द हेड ऑफ द पैंक्रियास इज लोकेटेड इन C-shaped कर्व ऑफ द डिओडेनम एंड इट्स टेल इज अगेंस्ट द स्प्लीन। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहां से उठ जाएगा, स्प्लीन जिसे हिंदी में हम प्लीहा बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया प्लीहा क्या होता है। अब देखो प्लीहा के लिए क्वेश्चन क्या पूछा, 1 वर्ड क्वेश्चन कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो आप याद रखेंगे प्लीहा को किस नाम से जाना जाता है, इसका एक और नाम है दैट इज ब्लड बैंक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस इट कंटेन्स एंजाइम डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, अब कौन कौन से उसमें एंजाइम्स होंगे ये जानना जरूरी है पैंक्रियाटिक जूस में, क्योंकि पैंक्रियास क्या है, एक ग्रंथि है, ग्रंथि में से क्या निकलेगा, रस। रस क्या था, पैंक्रियाटिक जूस। उसमें एंजाइम कौन से मिलेंगे, तो आप कहेंगे अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब सबसे पहले मैं आपको एक बार पिछला याद करा दूं, आपने पढ़ा था कि पेप्सिन क्या काम करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देगा। लेकिन प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म तो अमीनो एसिड होती है, राइट। तो अब ये पेप्टोन्स को कौन बचाएगा, ट्रिप्सिन बचाएगा, और ट्रिप्सिन इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रोटीन आपने खाया है ना, सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपने खाई, तो वो प्रोटीन पेप्टोन्स में बदला और पेप्टोन्स के बाद अमीनो एसिड में बदला, इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ठीक है,